दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक अरस्तू के बारे में। इसमें हम अरस्तू के जीवन परिचय, अध्ययन पद्धति, अरस्तू के अमर ग्रंथ पॉलिटिक्स, अरस्तू के संपत्ति और परिवार संबंधी विचार, दास प्रथा संबंधी विचार, राज्य सिद्धांत और संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियों को पढ़ेंगे। ये वीडियो राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अरस्तू के जीवन परिचय, अध्ययन पद्धति, संपत्ति और परिवार संबंधी विचार, दास प्रथा, राज्य सिद्धांत और संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी जानते हैं कि अरस्तू यूनान का दार्शनिक था और अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तू से ही प्रारंभ होता है। अरस्तू के पहले उसके गुरु प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, लेकिन उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना और आदर्श पर आधारित था। वो कल्पना लोक में ही खोया रहता था और वास्तविकता से प्लेटो का कोई संबंध नहीं था। प्लेटो की जो पद्धति थी वो भी निगमनात्मक है और केवल इस बात पर विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में हम प्लेटो को कलाकार, कवि या दार्शनिक ही कह सकते हैं, विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। और आप जान लीजिए, प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा भी नहीं दिया गया। वो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग मानता है, लेकिन राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तू के द्वारा ही किया गया था और अरस्तू ने राजनीति विज्ञान का एक अलग विज्ञान के रूप में अध्ययन किया और उसकी कृति पॉलिटिक्स जो है वो राजनीति विज्ञान का अमर ग्रंथ है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है और प्लेटो के राजनीतिक विचारों में जहाँ पर राजनीति और नीति शास्त्र एक दूसरे से मिक्स हैं यानी मिश्रित हैं, वहीं पर अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया। उसने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करने का कार्य किया है। और आप जान लीजिए, राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तू का महत्व इस तथ्य में है क्योंकि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया था। और इसके अलावा अरस्तू आदर्शवादी नहीं बल्कि व्यवहारिक और यथार्थवादी विचारक है। उसने अपने अध्ययन में आगमनात्मक और तुलनात्मक यानी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया और राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण किया है। और अरस्तू ने ही सबसे पहले बताया कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। इसके अलावा अगर हम अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं तो उसमें इसका एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसने सरकार के विभिन्न अंगों का निरूपण किया। सरकार के अंग, उनके कार्य कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें, और साथ ही वर्तमान समय में जैसे कानून को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की जाती है, इसका श्रेय भी अरस्तू को ही दिया जाता है क्योंकि इसने कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार अरस्तू राजनीति विज्ञान का जनक है। पृष्ठभूमि तो आइए जानते हैं दोस्तों। यूनान में दार्शनिक चिंतन की परंपरा की नींव बीज रूप में सुकरात से शुरू होकर लता के रूप में प्लेटो में फैली और अंततः यह सुकरात के राजनीतिक दर्शन में पुष्पित और पल्लवित हुई। और सुकरात से लेकर अरस्तु तक गुरु शिष्यों की इतनी महान 3 पीढ़ियाँ राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती हैं। अरस्तू के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो का राजनीतिक दर्शन आदर्शवादी मूल्यों से प्रेरित है। अरस्तू एक यथार्थवादी और व्यवहारवादी विचारक है और एक आदर्शवादी विचारक के रूप में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक शासक के नेतृत्व में जिस आदर्श राज्य की अवधारणा की नींव रखी, उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने में काफ़ी समस्याएं आई थीं।
प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की अव्यवहारिकता से प्रेरित होकर अपने जीवन के उत्तरार्ध में यानी बाद के समय में अपनी पुस्तक लाज में एक ऐसे सब आइडियल स्टेट की कल्पना की है जो राजतंत्र और लोकतंत्र के गुणों का समन्वित रूप है और इसमें शासन संचालन विधि यानी लॉ के अनुसार होता है और दार्शनिक राजा के स्थान पर कानून को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लेकिन प्लेटो की अपने आदर्श राज्य के प्रति आस्था इतनी अटूट थी कि वो विधि से संचालित राज्य के प्रति न्याय नहीं कर सका और प्लेटो के इसी अधूरे कार्य को उसके महान शिष्य अरस्तु ने संपन्न किया। अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स और अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रतिपादित आदर्श राज्य में न सिर्फ कानून को उचित स्थान और महत्व दिया बल्कि राज्य के वास्तविक संचालन में अनुभव और रीति रिवाजों को भी उचित महत्व दिया है। तो यूनान की गुरु शिष्य परंपरा के इन महान राजनीतिक चिंतकों के विचारकों में मतभेद था, लेकिन उनका उद्देश्य एक समान था। वो क्या था? गुड लाइफ यानी सद्जीवन या अच्छे जीवन की प्राप्ति। और इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्लेटो जहाँ एक ओर सैद्धांतिक अधिक वहीं दूसरी ओर अरस्तु व्यवहारिक है। इसलिए यूनान के दोनों विचारकों के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व के विचारकों में से प्रत्येक या तो प्लेटो का अनुयायी था या अरस्तु का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्लेटो और अरस्तु दो अलग अलग ध्रुव होते हुए भी एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक हैं। अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के एक नगर स्टेगिरा में हुआ था। अरस्तु के पिता का नाम निकोमैकस था जो कि मैसिडोनिया के राजा के राजवैद्य थे। पिता के प्रभाव में आकर अरस्तु ने अपने प्रारंभिक जीवन में जीव शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और पिता की मृत्यु के पश्चात अरस्तु ने 17 वर्ष की आयु में प्लेटो के प्रभाव में आकर एथेंस में उसकी अकादमी में प्रवेश लिया और 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के देहावसान तक 20 वर्ष वहीं रहा। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने अकादमी को छोड़ दिया क्योंकि उसे वहां अनुकूल स्थान और महत्व नहीं मिला और एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु 12 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करता रहा। इस दौरान उसने अटार्नियस के राजा हर्मियास की दत्तक पुत्री पीथियास से शादी कर ली और इस दौरान उसे राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों के संबंध में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक और तथ्य है कि 346 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर के प्रशिक्षण के लिए अरस्तु को आमंत्रित किया और सिकंदर उस समय 13 वर्ष का था। आगे चलकर अरस्तु ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को एक ही प्रणाली में बांधना चाहता था, लेकिन इसके उलट सिकंदर संपूर्ण विश्व पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करके उसे एक जैसे नियमों के अधीन लाना चाहता था। सिकंदर को प्रशिक्षित करने के पश्चात 335 ईसा पूर्व में अरस्तु पुनः वापस एथेंस लौट आया, जहां उसने लीसियम या लाइसियम नाम से विद्यापीठ की स्थापना की और 335 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक वह इसका प्रधान बनकर एथेंस में रहा। और अरस्तु द्वारा एथेंस में अपनी विद्यापीठ स्थापित करने के समय के दौरान एथेंस में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। सिकंदर के उदय के कारण एथेंस अपनी स्वतंत्रता खोकर उसके अधीन साम्राज्य का एक अंग बन गया था और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात एथेंस वासियों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और ऐसी स्थिति में अरस्तु स्वयं को एथेंस में असुरक्षित महसूस करने लगा। परिणाम ये हुआ कि उसने एथेंस छोड़कर यूबोइया टापू से खाकिल्स नगर वो चला गया और 322 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो था अरस्तु का जीवन परिचय। अब आगे आइए देखते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में, यानी अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी थी। तो एक सामान्य रूप से आप देखेंगे तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से पूरी तरह भिन्न है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की रचना के लिए पर्यवेक्षण और शोध की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। अरस्तु ने तत्कालीन समय में प्रचलित 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर आदर्श संविधान के बारे में निष्कर्ष निकाला और अरस्तु ने प्लेटो के स्थान पर या प्लेटो के निगमनात्मक पद्धति के स्थान पर आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया था। तो अरस्तु इंडक्टिव,
प्लेटो जो है वो डिडक्टिव मेथड का प्रयोग उसने किया था। तो इंडक्टिव मेथड जो है वो अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति है और इस पद्धति में विशेष घटनाओं का अध्ययन करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति के साथ ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति यानी टेलियोलॉजिकल मेथड, जिसको सोद्देश्यपरक पद्धति कहा जाता है, अरस्तु की टेलियोलॉजिकल मेथड का प्रयोग किया था अपने अध्ययन पद्धति में। अरस्तु ने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग किया। उसने पहले उपलब्ध तथ्यों और ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया और फिर उसके आधार पर अपने सिद्धांत निकाले थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरस्तु ने पर्यवेक्षण और ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन किया और तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। इसने कल्पना और आदर्श का कोई सहारा नहीं लिया था। प्लेटो की पद्धति से पूरी तरह अरस्तु की पद्धति भिन्न है और उसकी अनुभूति प्रधान अथवा आगमनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक प्रवृत्ति, तुलनात्मक दृष्टिकोण, परंपरा, इतिहास और जनमत का सम्मान, ये उसके विचारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण अरस्तु को मध्यम मार्गी विचारक माना जाता है। अब आइए देखते हैं अरस्तु की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। तो अरस्तु का रचना संसार काफ़ी विस्तृत है। उसके द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या 400 के करीब मानी जाती है और राजनीति विज्ञान की दृष्टि से उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स है। संविधान पर लिखा गया उसका एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन है और अरस्तु के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में रेटोरिक्स, पोइटिक्स और एथिक्स हैं। अब आइए अरस्तु के महत्वपूर्ण अमर ग्रंथ पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलिटिक्स, तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये राजनीति विज्ञान की अमर कृति और राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है। और पॉलिटिक्स जो है एक अपूर्ण कृति के रूप में उपलब्ध है और ये प्राचीन राजनीतिक दर्शन का अधिक चक्कर में डालने वाला और सर्वाधिक विवादग्रस्त ग्रंथ है और कुछ विद्वान इसे बहुत अधिक महत्व देते हैं। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र पर सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इस पुस्तक में सबसे पहले राजनीति शास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना करने में लगभग 15 वर्ष का समय लिया था और पॉलिटिक्स का संपूर्ण ग्रंथ 8 भागों में विभाजित है, जिसे बार्कर ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में पहली, दूसरी और तीसरी पुस्तक आते हैं। पहली पुस्तक में राज्य की प्रवृत्ति, उसका उद्गम और आंतरिक संगठन और दास प्रथा का वर्णन है। दूसरी पुस्तक में प्लेटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य और स्पार्टा, कार्थेज, क्रीट आदि तत्कालीन राज्यों की समीक्षा है और तीसरी पुस्तक में राज्यों का वर्गीकरण, नागरिकता और न्याय के स्वरूप का वर्णन है। द्वितीय श्रेणी शासन, ये जो है चौथी, पांचवी और छठी पुस्तक में है। चौथी पुस्तक विभिन्न प्रकार की वास्तविक प्रणालियों का वर्णन करती है। पांचवी पुस्तक विभिन्न शासन प्रणालियों में होने वाले वैधानिक परिवर्तन और क्रांतियों के कारणों का उल्लेख करती है। छठी पुस्तक में लोकतंत्र और अल्पतंत्र को स्थिर बनाए रखने के लिए उपचारों का वर्णन है। तृतीय श्रेणी में आप जान लीजिए, जो कि 7वीं और 8वीं पुस्तक है। 7वीं पुस्तक में आदर्श राज्यों में शिक्षा संबंधी सिद्धांत और 8वीं पुस्तक में युवकों के प्रशिक्षण की योजना में शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत की शिक्षा के उद्देश्य आदि का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है, जिनमें इन महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन, मनन और अध्ययन किया गया है। और आपको एक तथ्य बताते हैं कि अरस्तु की पॉलिटिक्स को अर्नेस्ट बार्कर ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मैग्नम ओपस यानी महान कार्य की संज्ञा दी है। अब आइए दोस्तों अरस्तु के विचारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम अरस्तु के संपत्ति और परिवार संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अरस्तु का संपत्ति और परिवार संबंधी विचार। संपत्ति और परिवार के बारे में प्लेटो ने बहुत अधिक विस्तार से अध्ययन किया है, लेकिन अरस्तु का संपत्ति और परिवार विषयक विचार जो है इसको जानना बहुत जरूरी है।
और आप जान लीजिए कि अरस्तु संपत्ति और परिवार संबंधी विचारों में अपने गुरु प्लेटो के विचारों से सहमत नहीं हैं। उसका विचार है कि अपने जीवन के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को संपत्ति और परिवार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आप देखिए कि सबसे पहले अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार, तो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक के 8वें से 11वें अध्याय में संपत्ति संबंधी अपने विचारों का वर्णन किया है। प्लेटो के विपरीत अरस्तु ने संपत्ति को एक प्राकृतिक वस्तु माना है और इसे परिवार के अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है। साथ ही सभ्य और सुसंस्कृत जीवन के लिए भी वो आवश्यक बताता है। आप जान लीजिए कि अरस्तु के अनुसार दोस्तों, संपत्ति पारिवारिक यानी परिवार के लिए और सामाजिक यानी सामाजिक जीवन के लिए, राज्य के लिए जड़ वस्तुओं का संग्रह है और पारिवारिक जीवन और सुख के लिए संपत्ति बहुत जरूरी है। अरस्तु का ऐसा मानना है। संपत्ति से अरस्तु का आशय है ये उन साधनों का समूह है जिनका उपयोग परिवार या राज्य में होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति आवश्यक है। जहाँ पर प्लेटो जो है संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात करता है, वहीं अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति का पक्षधर है। और अरस्तु जो है निजी संपत्ति को इसलिए आवश्यक मानता है क्योंकि ये सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक अंग है। प्रत्येक व्यक्ति का जब स्वार्थ होता है तो वो अच्छे से कार्य करता है और प्रकृति के द्वारा मनुष्य को, व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। और निजी संपत्ति इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संपत्ति सुख का साधन है और लगभग सभी लोग संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं और उससे प्रेम करते हैं। प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद की कटु आलोचना करते हुए अरस्तु कहता है कि प्लेटो ने नागरिक जीवन में व्यक्तिगत संपत्ति के महत्व की अवहेलना की है, जबकि संपत्ति समाज और राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने संपत्ति को 2 भागों में बांटा है, एक तो सजीव संपत्ति और दूसरा निर्जीव संपत्ति। देखिए, सजीव संपत्ति में क्या चीज़ें शामिल हैं, तो दास और दासियां सजीव संपत्ति के अंतर्गत शामिल हैं और निर्जीव संपत्ति में पूंजी, मकान, खेत आदि वस्तुएं शामिल हैं। तो अरस्तु ने दासों को सजीव संपत्ति माना है। आप जान लीजिए कि संपत्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, लेकिन संपत्ति से अधिक प्रेम और संचय को वो बुराइयों की जड़ भी मानता है और वो प्लेटो के इस विचार को स्वीकार करता है कि राज्य के विनाश का इससे बड़ा दूसरा कारण कोई नहीं है। प्लेटो ने तो ऐसे ही संपत्ति के साम्यवाद में कंचन कामिनी से दूर रहने को कहा है शासक वर्ग को, लेकिन अरस्तु ने संपत्ति अर्जन के उपाय भी बताए हैं कि किस तरह से संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। तो संपत्ति का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन यानी अच्छे जीवन, नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से संपन्न जीवन की प्राप्ति है, इसलिए इसका अर्जन श्रेष्ठ और पवित्र साधनों से होना चाहिए। अरस्तु संपत्ति अर्जन के लिए 2 उपायों की व्यवस्था करता है। एक तो प्राकृतिक उपाय, जब मनुष्य प्रकृति की सहायता लेकर अपने श्रम द्वारा संपत्ति अर्जित करता है, जैसे कृषि और पशुपालन के द्वारा। दूसरा अप्राकृतिक उपाय, इसमें संपत्ति अर्जन में प्रकृति की कोई सहायता नहीं ली जाती, इनमें धन से धन कमाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। ये मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण पर आधारित व्यवस्था है, जैसे ऋण के माध्यम से ब्याज कमाना, व्यापार से धन कमाना, ये सभी संपत्ति अर्जन के अप्राकृतिक उपाय हैं। और इस पद्धति के जरिए धनोपार्जन के बारे में अरस्तु का मत है कि धनोपार्जन का सबसे घृणित उपाय ब्याज लेना है। संपत्ति अर्जन पर नियंत्रण। दोस्तों, अरस्तु संपत्ति के अर्जित करने या कमाने में मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। वो संपत्ति संग्रह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सामाजिक परंपरा, विधि का नियंत्रण और मानसिक प्रशिक्षण को आवश्यक मानता है। अरस्तु संपत्ति को एक बुरी वस्तु मानने के स्थान पर उसे अच्छी वस्तु मानता है, क्योंकि उसके अनुसार ये श्रेष्ठ जीवन को संभव बनाती है, क्योंकि व्यक्ति इससे अपने आवश्यकता की चीज़ें, अपने जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति करते हैं। संपत्ति का स्वामित्व। तो अरस्तु संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने के संबंध में 3 सिद्धांत बताता है। देखिए, सार्वजनिक स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग।
सार्वजनिक स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग, और व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग, ये अरस्तू के द्वारा जो है बताए गए संपत्ति के स्वामित्व के सिद्धांत है। देखिए, अरस्तू ने संपत्ति का वितरण बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से करने की बात की है, और अरस्तू धन के वितरण और आर्थिक विषमता को असंतोष और क्रांति का सबसे बड़ा कारण मानता है। आर्थिक विषमता रोकने के लिए वो कहता है कि संपत्ति वैयक्तिक होनी चाहिए, किंतु इसका उपभोग जो है सामूहिक रूप से होना चाहिए। संपत्ति सामूहिक हो और इसका उपभोग व्यक्तिगत हो, और तीसरा सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग हो। लेकिन अरस्तू व्यक्तिगत स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग के बारे में कहता है। अब आगे आइए अरस्तू के परिवार संबंधी विचारों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर भी अरस्तू प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद या परिवार विषयक साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, और उसके अनुसार ये जरूरी यानी ये बहुत ही मतलब अच्छा कार्य नहीं है प्लेटो का स्त्री विषयक साम्यवाद, क्योंकि ये अप्राकृतिक और उपहास करने वाला विषय है। अरस्तू परिवार संस्था को मानव के स्वाभाविक, आवश्यक और उपयोगी मानता है, और कहता है कि परिवार विकसित समुदायों में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य के द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित बनता है। और अरस्तू परिवार की परिभाषा देते हुए कहता है कि स्त्री पुरुष स्वामी दास के योग से बना समूह ही परिवार है। परिवार को सामाजिक जीवन की वो प्रथम इकाई मानता है। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है अरस्तू के अनुसार, और उसका लक्ष्य अपने सदस्यों को सुखी बनाना और संतान उत्पत्ति के साथ आत्मरक्षा करना होता है। अरस्तू परिवार को विकसित समुदायों में सबसे प्रमुख या प्रथम समुदाय मानता है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। और अरस्तू परिवार के सदस्यों को दो भागों में विभाजित करते हुए त्रिकोणात्मक संबंध बनाता है। परिवार स्वतंत्र और परतंत्र दो प्रकृति के सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें स्वामी और दासों का संबंध होता है। आप देखिए, अरस्तू के अनुसार परिवार में त्रिकोणात्मक संबंध क्या है, तो स्वतंत्र प्रकृति में दाम्पत्य संबंध पति और पत्नी के बीच, स्वतंत्र प्रकृति में मातृक और पैतृक संबंध माता पिता और बच्चों के बीच, और परिवार में त्रिकोणात्मक संबंध परतंत्र प्रकृति यानी सेवा और सुरक्षा का संबंध जो कि स्वामी और दास के बीच होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि परिवार में ये जो त्रिकोणात्मक संबंध की व्यवस्था है, ये प्लेटो का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्गीकरण है। प्लेटो के विपरीत अरस्तू परिवार को व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य संस्था मानता है। अरस्तू का मानना है कि आत्म अभिव्यक्ति, आत्मरक्षा और यौन भावनाओं की संतुष्टि के लिए परिवार व्यक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य संगठन है। आप जान लीजिए कि परिवार और विवाह से संबंधित कुछ विषयों जैसे परिवार नियोजन आदि के संबंध में अरस्तू का दृष्टिकोण बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन आप जान लीजिए कि अरस्तू के द्वारा परिवार को एक ऐसी संस्था माना गया है जिससे कि समाज का जो संचालन है वो श्रेष्ठतर तरीके से हो सकता है, जबकि उसका मानना है कि प्लेटो का जो स्त्रियों विषयक साम्यवाद था वो समाज में अनैतिकता और अव्यवस्था को लाने वाला था। परिवार का विकास किस तरह से होता है, तो अरस्तू का कहना है कि परिवार का विकास स्त्री और पुरुष में साथ रहने और संतान उत्पत्ति करने की इच्छा और स्वामी और दास में अपने हितों की सुरक्षा की इच्छा की प्रेरणा से होता है। परिवार में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक के पास उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता होती है और दूसरे लोगों के पास शारीरिक क्षमता होती है, और ये दोनों पक्ष आपस में मिलकर एक सामूहिक हित का निर्माण करते हैं जो आगे बढ़ने यानी प्रगति और सुरक्षा के लिए जरूरी है। अरस्तू के अनुसार परिवार की प्रकृति क्या है, तो आप जानते हैं कि अरस्तू परिवार के पैतृक स्वरूप को स्वीकार करता है। अरस्तू के अनुसार परिवार के वयोवृद्ध पुरुष को उसका मुखिया होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि वह पुरुष को स्त्री से अधिक गुणवान और समर्थ मानता था। इस तरह दास भी विवेक शून्य और विवेकहीन होता है। संतान भी अपरिपक्व बुद्धि वाली और अनुभवहीन होती है, इसलिए स्त्री के ऊपर पुरुष का, दास के ऊपर स्वामी का और संतान के ऊपर
पिता का नियंत्रण होना चाहिए, तभी जो है पारिवारिक व्यवस्था या पारिवारिक व्यवस्था संतुलित रूप से चल सकती है। अरस्तु ने स्त्री पुरुष संबंधों का वर्णन करते हुए कहा है कि स्त्री पुरुष का संबंध परिवार में स्वाभाविक होने के साथ नैतिक है, दोनों स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच स्वाभाविक संबंध होने के बावजूद उन दोनों में समानता कायम नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों के नैतिक गुणों की मात्रा में अंतर है। इच्छा शक्ति और सद्गुणों के मामले में स्त्री कमजोर है, साथ ही वो पुरुष की अपेक्षा कम आत्मनिर्भर होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो पुरुष के नियंत्रण में रहे। आगे विवाह और राज्य। तो अरस्तु संतानोत्पत्ति के लिए विवाह संस्था का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक मानता है। वो विवाह के लिए महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि पुरुष के लिए 37 वर्ष बताता है। और इस तरह से आप देखिए कि अरस्तु के विचार कितने अग्रगामी हैं। वो बाल विवाह का विरोध करता है। संतान की उत्पत्ति के लिए वो पुरुष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और महिला की 50 वर्ष बताता है। अरस्तु जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा इस दिशा में कानून बनाकर नियंत्रण स्थापित करने की बात करता है। उसके अनुसार अवांछित संतान के जन्म लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए और अंगहीन और भद्दे अंगों वाली संतानों के जन्म लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब आइए देखते हैं अरस्तु का दासता या दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु जब संपत्ति का वर्गीकरण करता है तो वो कहता है कि संपत्ति निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति होती है। निर्जीव संपत्ति में भूमि, धन, चल अचल संपत्ति आती है, रुपया पैसा, लेकिन सजीव संपत्ति में दास आते हैं। और अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हुए कहता है कि दास प्रथा एक प्राकृतिक संस्था है और ये नैतिक दृष्टिकोण से उचित है और दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए जो है हितकारी है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा एक प्राकृतिक संस्था है। ये प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि इतिहास में सदैव से उत्कृष्ट ने निकृष्ट पर शासन किया है। पुरुष के बीच असमानता प्रकृति का नियम है। कुछ लोग आदेश देने के लिए और कुछ आदेश पाने के लिए बनाए गए हैं प्रकृति द्वारा ही। प्रकृति स्वामी और दास की मानसिक रचना में नहीं बल्कि शारीरिक रचना में भी भेद करती है। और अरस्तु का कहना है कि प्रकृति की व्यवस्था से ये चीज़ सिद्ध होता है कि दास प्रथा स्वाभाविक है। वो दास प्रथा को कहता है कि स्वामी जो है शारीरिक रूप से उतना बलिष्ठ नहीं होता जबकि वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है, जबकि दास जो हैं वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं और वो स्वामी की सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिससे स्वामी का भी विकास होता है और स्वामी के संसर्ग में रहकर दास का भी मानसिक विकास होता है। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन इस आधार पर भी करता है क्योंकि ये दोनों पक्षों यानी स्वामी और दास के लिए समान रूप से लाभकारी होती है। स्वामी के लिए दास क्यों जरूरी है? क्योंकि दास स्वामी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करता है, उसके कार्य के बोझ को हल्का करता है। इसका परिणाम ये होता है कि स्वामी को अपना बौद्धिक और नैतिक विकास करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अरस्तु संगीत का उदाहरण देकर कहता है कि जिस प्रकार मधुर संगीत के सृजन के लिए संगीतज्ञ को बाह्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नागरिकों के श्रेष्ठ जीवन और बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए दासों की आवश्यकता होती है। दास प्रथा समाज के हित में भी है क्योंकि स्वामी के संरक्षण में रहकर वे अपनी विवेक शून्यता की स्थिति को दूर कर अपना बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकते हैं। और अरस्तु नैतिक दृष्टिकोण से दास प्रथा का समर्थन करता है। वो कहता है कि स्वामी का नैतिक स्तर उच्च जबकि दास का नैतिक स्तर निम्न होता है, इसलिए दास का नैतिक स्तर उच्च तभी हो सकता है जबकि वो स्वामी के सानिध्य में रहकर उसकी आज्ञा के अनुसार अपने नैतिक जीवन का संचालन करे। दासता के संबंध में इन तर्कों के आधार पर अरस्तु का ये मानना है कि दासता न केवल आवश्यक बल्कि सामयिक अनिवार्यता भी है। अरस्तु के अनुसार दासता के दो प्रकार हैं, एक तो स्वाभाविक दास, दूसरा वैधानिक दास। स्वाभाविक दास वे लोग जो प्राकृतिक दृष्टि से मंद बुद्धि, विवेकहीन और अकुशल होते हैं, यानी जिनमें बुद्धि कम होती है या बुद्धि का विकास कम होता है, वो स्वाभाविक दास हैं। वैधानिक दास जो युद्ध में पराजित होने के कारण दास बना लिए जाते हैं, वो वैधानिक दास होते हैं। अरस्तु वैधानिक दासता के सिद्धांत को यूनानियों पर लागू नहीं करता। उसका मत है कि यूनान निवासियों को प्रकृति ने दास बनने के लिए नहीं बल्कि स्वामी बनने के लिए जन्म दिया है।
इसलिए उन्हें युद्ध में पराजित हो न जाने के बाद भी दास नहीं बनाया जा सकता। एक और तर्क में वैधानिक आधार पर यूनानी दासता के विरोध में तर्क देते हुए कहता है कि कई बार विवेकपूर्ण लोग युद्ध के अन्यायपूर्ण होने और शक्ति में कमज़ोर होने की वजह से हार जाते हैं, इसलिए इस आधार पर उन्हें दास बनाना न्यायोचित नहीं है। तो इस तरह से अरस्तु जो है वो दासता को प्राकृतिक आधार पर निर्धारित करने की बात करता है, वैधानिक आधार पर नहीं। अरस्तु वैध वंश और वैधानिक दासता का विरोध करते हुए इसे प्राकृतिक आधार पर स्थापित करता है। इसके समर्थन में वो कहता है कि दास की संतान का दास होना आवश्यक नहीं, क्योंकि वो अपनी विवेक शक्ति का विकास करके दासता से मुक्त हो सकता है। तो इस आधार पर भी एक चर्चा होती है कि अरस्तु जैसा इतना बड़ा विद्वान या इतना तार्किक विद्वान भी दास प्रथा जैसे एक तरह से अमानवीय व्यवस्था का समर्थन करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि तत्कालीन यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी और अपने समय, काल और परिस्थितियों से प्रभावित होकर उसने दासता का समर्थन किया होगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण अरस्तु के राज्य सिद्धांत पर आते हैं कि अरस्तु का राज्य संबंधी विकास क्या है, राज्य संबंधी विचार क्या है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक के दूसरे अध्याय में अपने राज्य संबंधी विचार दिए हैं। अरस्तु ने प्लेटो के समान सोफिस्ट विचारकों की इस मान्यता का विरोध किया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, क्योंकि अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है वो स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु का मानना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है, इसका जन्म नहीं बल्कि विकास हुआ है। इसलिए राज्य के उद्देश्य और कार्य नैतिकता पर आधारित हैं और इसलिए वह अन्य सभी संगठनों से श्रेष्ठ और उच्चतर संस्था है। राज्य का उद्गम, तो अरस्तु के मतानुसार राज्य परिवार और ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है। ये समाज का सर्वोच्च रूप है और सर्वोच्च हित इसका उद्देश्य है, यानी स्त्री पुरुष के मिलने से परिवार, परिवार के मिलने से ग्राम और एक साथ कई गांव के मिलने से पोलिस या नगर राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का उद्भव कैसे होता है, तो राज्य का उद्भव आप जान लीजिए कि राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले अपना जीवन नहीं बिता सकता है, इसलिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। उसके लिए वो विवाह पद्धति के आधार पर अपना परिवार बनाता है। कई परिवार एक साथ मिलते हैं तो गांव बनता है, कई गांव एक साथ मिलते हैं तो राज्य बनता है। तो इस तरह से अरस्तु के अनुसार राज्य का विकास 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कैसे? परिवार, ग्राम और राज्य। परिवार में प्रजनन और अल्पमत भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गांव में न्याय और धार्मिक कार्यों के लिए ग्राम पंचायत की स्थापना होती है और नगर राज्य न्याय, सैनिक संरक्षण, विद्या और कलाओं का विकास राज्य में रहकर प्राप्त हो सकता है। तो अरस्तु जो है कहता है कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यानी व्यक्ति को पूर्णता और आत्मनिर्भरता राज्य में ही प्राप्त होती है। अरस्तु के राज्य सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, तो वो सबसे पहला तो ये कहता है कि राज्य प्राकृतिक संगठन है, राज्य सर्वोच्च संगठन है, राज्य व्यक्ति से पहले है और नगर राज्य राजनीतिक विकास के स्रोत हैं। आत्मनिर्भर राज्य और विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित राज्य की बात करता है। और देखिए, नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है, ऐसा प्लेटो का विचार है। अरस्तु अपने राज्य संबंधी विचार में कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। सोफिस्ट विचारक राज्य को कृत्रिम मानते थे, जबकि अरस्तु राज्य को स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानता है। राज्य को प्राकृतिक संस्था मानने के कारणों में आप देखिए, वो कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था इसलिए है क्योंकि इसका विकास परिवार नामक प्राकृतिक संस्था से हुआ है और राज्य के उद्गम का स्रोत मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिसमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति शामिल है। और एक विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य सदैव एक विशेष लक्ष्य की ओर गतिशील रहता है और ये लक्ष्य राज्य है।
सोफिस्ट विचारकों का राज्य सिद्धांत कैसा था? तो सोफिस्ट राज्य को कृत्रिम संस्था मानकर इसे किसी संविदा या समझौते का परिणाम मानते थे। इसके अनुसार मनुष्य या राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन दंड के भय से या पुरस्कार पाने के लालच में करता है, सोफिस्टों का मानना था। और इसलिए मनुष्यों द्वारा राज्य के कानून का पालन करने का कोई स्वाभाविक आधार नहीं है। और सोफिस्ट विचारक राज्य को नैतिक संस्था मानने से इनकार करते हैं। राज्य जो है वो सर्वोच्च संगठन है, आप जान लीजिए। अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है वो सर्वोच्च संगठन है, क्योंकि व्यक्ति का संपूर्ण या पूर्ण विकास राज्य में ही हो सकता है। अरस्तु के लिए नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन है और सर्वोच्च संगठन है, क्योंकि अन्य सारे संगठन इसके अधीन हैं। राज्य एक ऐसा समुदाय है जो मनुष्य को भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक यानी सर्वांगीण विकास की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराता है। राज्य का लक्ष्य अन्य समुदायों से श्रेष्ठ है और वो अपने नागरिकों के जीवन को शुभ और सुंदर बनाता है। और राज्य की अपेक्षा अन्य समुदाय व्यक्ति को केवल आंशिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाते हैं, जबकि राज्य व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाता है। और नागरिकों को सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य में ही पूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने राज्य को अधिक महत्व प्रदान करने के उद्देश्य से इसको व्यक्ति का पूर्ववर्ती बताया है। वो कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले आता है, राज्य बाद में, क्योंकि राज्य का विकास व्यक्ति द्वारा निर्मित परिवार और ग्राम के विकास से हुआ है। लेकिन कालक्रम की दृष्टि से परिवार को पहले और राज्य को बाद में मानते हुए उसे तार्किक दृष्टि से पहले मानता है। इसका कारण क्या है? तो वो कहता है पूर्णता पहले आती है। इसी आधार पर वो राज्य को व्यक्ति का पूर्वगामी मानता है, क्योंकि राज्य एक पूर्ण वस्तु है जबकि व्यक्ति उसका अंग मात्र है। राज्य और व्यक्ति के बीच शरीर और उसके अंग के बीच जैसा संबंध है। चूँकि राज्य शरीर का प्रतीक है, इसलिए वो पूर्णता का प्रतीक है और वो व्यक्ति से पहले का संगठन है। इसके अलावा वो कहता है कि नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है। तो नगर राज्य सामाजिक विकास का चरमोत्कर्ष है। परिवार, पहले व्यक्ति, फिर परिवार, फिर ग्राम और फिर नगर राज्य। और ये नगर राज्य या सिटी स्टेट, जिसको पोलिस कहते हैं, उसके दृष्टि से राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है। और व्यक्ति और परिवार से शुरू होने वाला विकास क्रम नगर राज्य में विकसित होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये नगर राज्य की अंतिम अवस्था है। आत्मनिर्भर राज्य, तो आप जान लीजिए कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति की भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और व्यक्ति किसी तरह से अभावग्रस्त नहीं रहता। और राज्य व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ मानसिक और नैतिक विकास में भी सहायक होता है। इसी कारण राज्य को आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। इसके अलावा अरस्तु का मानना है कि राज्य नागरिकों की केवल कुछ ही गतिविधियों के नियमन और नियंत्रण करने की छूट है और अन्य बातों में वह व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य का स्वरूप जो है बहुत्ववादी है, जिसके कारण ये विभिन्न प्रकार के तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। इसलिए ऐसे बहुत्ववादी राज्य में नागरिक जीवन की विविधता का अंत करके एकता स्थापित करने पर राज्य के अस्तित्व का ही अंत हो जाएगा। तो एक प्रकार से राज्य जो है विविधता में एकता का परिचायक है। इसके कई उद्देश्य और कार्य हैं और इसे केवल एक ढांचे में या एक खांचे में सीमित करके नहीं रखा जा सकता। अब आइए देखते हैं अरस्तु के राज्य के कार्य क्या हैं। तो अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया था और सद्जीवन यानी गुड लाइफ के लिए वो अस्तित्व में बना हुआ है। तो इस दृष्टि से राज्य एक पॉजिटिव गुड यानी सकारात्मक अच्छाई है। राज्य का प्रमुख कार्य मनुष्य के सद्गुण आधारित श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति कराना है। इसका मतलब ये है कि राज्य का मुख्य दायित्व व्यक्ति को सद्गुणी बनाने के साथ उसका नैतिक और बौद्धिक विकास करना है।
अरस्तु का कथन है कि राज्य की सत्ता उत्तम जीवन के लिए है, न कि केवल जीवन बिताने के लिए। अरस्तु राज्य के कार्यक्षेत्र को व्यापक अर्थों में लेता है। उसके अनुसार समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करना, व्यक्ति के चारित्रिक दोषों का दूर करना, उसको श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए साधन उपलब्ध कराना और सहायता देना, ये राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना, अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना और व्यक्तियों को ऐसे साधन, वातावरण और परिस्थितियां प्रदान करना जिससे वो अपना शारीरिक और बौद्धिक नैतिक विकास कर सकें और इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। तो ये राज्य के उद्देश्य और कार्य रहे हैं। अब आइए, जो अरस्तु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तु के द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राज्यों का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा ही किया गया था और अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण का विचार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे पुस्तक में 6 से 8वें अध्याय में किया है। अरस्तु का संविधान से मतलब है, संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध सामान्यतया राज्य के पदों के निर्धारण से है, विशेषकर ऐसे पदों के निर्धारण से जो राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च होते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, अरस्तु ने शासन विषयक या शासन प्रणाली विषयक विवेचना विभिन्न राज्यों के या 158 भिन्न भिन्न संविधानों के अध्ययन पर आधारित है। अरस्तु शासन प्रणाली का वर्गीकरण 2 आधार पर करता है। एक तो संख्या, शासकों की संख्या के आधार पर, और दूसरा नैतिक आधार यानी शासक का उद्देश्य क्या है, स्वहित या जनहित। तो 2 आधार पर अरस्तु संपूर्ण शासन प्रणाली को, आप जान लीजिए, संपूर्ण शासन प्रणाली को वो 2 भागों में बांटता है, विशुद्ध या श्रेष्ठ शासन प्रणाली, विकृत या भ्रष्ट शासन प्रणाली। यानी संख्या और नैतिक आधार पर अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण किया है। विशुद्ध शासन प्रणाली कब होगी? तो ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के सामान्य हितों की प्राप्ति के लिए कार्य करे, और विकृत शासन प्रणाली जो शासक अपने निजी स्वार्थ या निजी हित को ध्यान में रखकर कार्य करे, जनहित से उसका कोई मतलब न हो, तो ऐसी प्रणाली विकृत प्रणाली कही है अरस्तु ने। और इन 2 आधारों पर अरस्तु शासन प्रणालियों का वर्गीकरण करता है, जिसमें आप देखिए, संप्रभु शक्ति का केंद्रीकरण संख्या के आधार पर, एक व्यक्ति का, कुछ व्यक्ति का और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन, विशुद्ध या श्रेष्ठ संविधान और विकृत और भ्रष्ट संविधान। तो ये वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। जब शासन करने वालों व्यक्तियों की संख्या 1 हो, यानी एक शासन करे, तो शासन का सर्वोच्च रूप जो है वो राजतंत्र या मोनार्की होता है, जबकि इसका विकृत या खराब रूप निरंकुश तंत्र होता है। जब अल्पसंख्यक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाएगा तो विशुद्ध संविधान जो है वो कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी कहलाएगा, और विकृत अल्प या धनिक तंत्र। जब सत्ता बहुत सारे व्यक्तियों के हाथ में हो तो श्रेष्ठ शासन शुद्ध प्रजातंत्र या पॉलिटी कहा जाएगा, जबकि भ्रष्ट शासन डेमोक्रेसी कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसको भ्रष्ट प्रजातंत्र नहीं बल्कि वो भीड़ तंत्र की संज्ञा देता है, बहुत से लोगों का विकृत शासन। तो डेमोक्रेसी को आप आज के वर्तमान के लोकतंत्र के रूप में अगर जो लेते हैं, तो अरस्तु ने लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसने इसे बहुत सारे व्यक्तियों के हाथों का विकृत या भ्रष्ट संविधान कहा है। तो इस तरह से अरस्तु कुल 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का वर्णन करता है, जिसमें 3 शुद्ध यानी 3 अच्छी और 3 विकृत शासन प्रणालियाँ शामिल हैं। अरस्तु द्वारा कुल 6 शासन प्रणालियों का विवरण आप देखिए। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है, यानी संप्रभु शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, तो उसका श्रेष्ठ रूप राजतंत्र या मोनार्की कहलाता है। राजतंत्र में राजा आम जनता के हित और भलाई को ध्यान में रखकर शासन करता है, और ये शासन प्रणाली का आदर्श और श्रेष्ठ रूप है, जिसमें राजा सर्वगुण संपन्न होता है। निरंकुश शासन, तो ये राजतंत्र का विकृत या भ्रष्ट रूप है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सर्वगुण संपन्न राजा की खोज करना काफ़ी कठिन है। ये मिल गया तो भविष्य में उसके उत्तराधिकारियों के सर्वगुण संपन्न बने रहने की कोई गारंटी नहीं है।
तो इसलिए वो कहता है कि भविष्य में राजाओं के पतन होने के साथ राजतंत्र का भी पतन हो जाता है और ये विकृत होकर निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र या टिरैनी शासन व्यवस्था का लक्ष्य सामान्य जनता के हित के स्थान पर राजा का स्वहित या स्वार्थ हित हो जाता है, यानी वो अपने सुख सुविधाओं के लिए जनहित को उपेक्षित कर देता है। राज्य में दमन, शोषण और अन्याय बढ़ जाता है, जो आगे चलकर ऐसी शासन प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह को जन्म देता है। तीसरा कुलीन तंत्र है। तो कुलीन तंत्र कुछ लोगों के शासन के अंतर्गत श्रेष्ठ रूप है। निरंकुश तंत्र में विद्रोह के बाद एक नई शासन प्रणाली अस्तित्व में आती है जिसको कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र में कुछ सद्गुणी यानी अच्छे और योग्य व्यक्ति मिलकर सामान्य जनहित के अनुसार शासन करते हैं। इसमें शासन संचालन की बागडोर कुछ कुलीन लोगों के हाथों में होती है। धनिक तंत्र, तो आप जान लीजिए जब कुलीन तंत्र का पतन होता है तो उसका स्थान धनिक तंत्र या ओलिगोर्की ले लेता है। समय बीतने के साथ कुलीन तंत्र का पतन होता है, वो अल्प तंत्र या धनिक तंत्र में बदल जाता है। और धनिक तंत्र में कुछ धनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ध्यान में रखकर शासन का संचालन करते हैं, जिससे जनता में शासन के प्रति असंतोष की भावना जन्म लेती है और वो जब विद्रोह करती है तो शासन संचालन की बागडोर जनता अपने हाथ में ले लेती है। शुद्ध प्रजातंत्र, जिसको अरस्तु ने पॉलिटी कहा है, ये बहुसंख्यक लोगों द्वारा या एक से अधिक बहुत लोगों द्वारा शासन का सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप है। और जब धनिक तंत्र का पतन होता है और जनता शासन संचालन करती है तो शुद्ध प्रजातंत्र का उदय होता है, जिसको अरस्तु पॉलिटी कहा है। और ये शासन व्यवस्था भी स्थिर नहीं रह पाती, क्योंकि आमजन में निर्धन वर्ग का बहुमत होने के कारण वे राज्य व्यवस्था पर अधिकार कर लेते हैं। और इसका अगला रूप भ्रष्ट प्रजातंत्र है। और शुद्ध प्रजातंत्र जब विकृत होता है तो वो भ्रष्ट प्रजातंत्र में बदल जाता है। इसमें निर्धन वर्ग का बहुमत होने के कारण वे शासन सत्ता पर अधिकार करके धनिक वर्ग का शोषण करने लगते हैं, जिससे अराजकता की स्थिति बन जाती है। और इस अराजकतापूर्ण व्यवस्था को स्थापित करके जो है अंत करने के लिए पुनः नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव स्थापित की जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो वर्गीकरण है, अरस्तु शासन व्यवस्था का जो वर्गीकरण करता है, इसमें वो सामाजिक तत्वों में संबंध स्थापित करता है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र, आतताई तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र में तो धनिक वर्ग की प्रधानता है, जबकि संवैधानिक तंत्र यानी पॉलिटी और भीड़ तंत्र में निम्न वर्ग की प्रधानता होती है। अरस्तु जो बहुत सारे व्यक्तियों या बहुसंख्यक लोगों के शासन को भीड़ तंत्र को डेमोक्रेसी नाम देता है। इसे बहुतंत्र या संवैधानिक शब्द का प्रयोग उस अर्थों में किया है जिस अर्थ में आज का प्रजातांत्रिक शब्द प्रयोग किया जाता है। अब आइए श्रेष्ठतम संविधान या मिश्रित राज्य का सिद्धांत क्या है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्रेष्ठतम संविधान कौन सा है। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक समाज का सर्वोच्च रूप वो है जिसमें सत्ता मध्यम वर्ग में निहित हो। मध्यम वर्ग को वो गोल्डन मीन कहता है। मध्यम वर्ग से उसका आशय दो परस्पर विरोधी वर्गों के बीच का वर्ग है, यानी अतिवाद का वो पोषक नहीं है। अरस्तु के अनुसार सामान्यतः समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, अत्यधिक धनी और अत्यधिक निर्धन। इन दो वर्गों के बीच एक ऐसा वर्ग विकसित किया जाए, न तो अधिक अमीर हो न अधिक गरीब, वो ही मध्यम मार्ग कहलाएगा। और शासन की श्रेष्ठता के लिए समाज में मध्यम वर्ग की संख्या का अधिक होना आवश्यक है और ऐसा राज्य सर्वोत्तम राज्य होगा, क्योंकि इस तरह के राज्य के नागरिकों में मतभेद और संघर्ष की गुंजाइश काफ़ी कम होने से क्रांति और विद्रोह की संभावना भी कम होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो अरस्तु प्लेटो की तरह अतिवादी नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धि के कारण वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करता था। उसका कहना है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला जीवन ही अनिवार्य रूप से श्रेष्ठ जीवन कहा जाएगा और ये मध्यम वर्ग ही ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेना व्यक्ति के लिए संभव है। तो एक तरह से अरस्तु ने गोल्डन मीन या मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत दिया है वो आज भी बहुत अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि अस्थायित्व के लिए, शासन व्यवस्था के संचालन और अस्थायित्व के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के अंतर्गत
यूनान के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक और राजनीति विज्ञान के जनक, अरस्तु के जीवन परिचय, अरस्तु की अध्ययन पद्धति, अरस्तु के ग्रंथ पॉलिटिक्स, उसके संपत्ति और परिवार संबंधी विचार, दास प्रथा संबंधी विचार, राज्य के सिद्धांत और संविधानों के वर्गीकरण के बारे में हमने जाना है। और ये चैप्टर या ये अरस्तु का ये अध्याय आपके अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, विचारों को कवर किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके अति संभावित हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।